चलो भाई पढ़ना शुरू करें। गुड मॉर्निंग भाई। कौन म्यूजिक चला रहा है ये क्लास में? म्यूजिक चल रहा है क्या क्लास में? नहीं, कूलर की तो आवाज़ नहीं है, ये तो रिदम थी। ये कूलर में से ऐसी आवाज़? अच्छा, राजीव ने इस बार म्यूजिक के कूलर लगा दिए। चलो पढ़ेंगे। कल एक टॉपिक अधूरा रह गया था, बस पूरा ही होना था, समझ लिया था, चीफ मिनिस्टर्स का। और हम लोगों ने बात की थी 2 यूनियन टेरिटरीज की लास्ट में, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन दोनों के सीएम की नियुक्ति देश में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलेक्शन तो एमएलए के रूप में जनता करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इसका कारण जान गए, क्योंकि प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज का हेड तो प्रेसिडेंट ही होता है ना, फिर वो वहाँ प्रशासक या एलजी भेजता है। इसके अलावा अगर इनको शपथ दिलानी है तो प्रेसिडेंट भेज देगा अपॉइंटमेंट लेटर लेके, इनको शपथ दिलाएगा उस राज्य का उपराज्यपाल। यानी इनका जुडिशरी से संबंध नहीं है, जबकि बाकी सब में हमने देखा था, अगर जैसे कि एग्जाम्पल लें, यूपी का कोई अगर सीएम है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? यूपी के नियुक्ति की, इसकी सीएम की नियुक्ति राज्यपाल, और इसको शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। यानी राज्यों में जो तरीका अपनाते हैं, यूनियन टेरिटरीज में वो तरीका नहीं अपनाते। वहाँ नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल को नहीं बुलाते, वहाँ नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, और उनकी शपथ के लिए जुडिशरी में से कोई नहीं आता। इनकी शपथ हो जाती है किसके सामने? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जिसे आप कह देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। अलग अलग होते हैं हर जगह के, जैसे दिल्ली में अभी बदले हैं मई में, और आपको पता है एक महिला जो है वो पौंडीचेरी को भी संभाल रही है, तेलंगाना को भी। क्या नाम था उनका? सौंदरा राजन ना, टी सौंदरा राजन। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज अगली हेडिंग बताओ क्या है। एक हेडिंग पूरी हुई थी, सेकंड हेडिंग पर हम पहुंच गए थे। पेज नंबर 194, ठीक है। पेज 194 पर आ जाओ। और अपॉइंटमेंट कल पढ़ लिया था मैंने, शायद यहाँ लिखवा दिया था दिल्ली और इसके पुदुचेरी के बारे में ना। अब आते हैं अगली हेडिंग पर, मुख्यमंत्री के काम और शक्तियाँ। ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर रखा है, 1-2 मिनट का बोर्ड पे देख के फिर सारा किताब हमें आसान दिखेगी। क्या ये करता है, क्या है टॉपिक? कार्य और शक्तियाँ। क्या काम है बताना इसका? एक लिस्ट पे काम करता है ये। कौन सी लिस्ट पर? स्टेट लिस्ट, जिसे कहते हैं लिस्ट नंबर 2। जितने कानून बनाने हैं इस लिस्ट में लिखे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब पे मर्जी चलती है सीएम की। सीएम सारे कानून बना सकता है, पंचायत से जुड़े, अपने यहाँ के प्रशासन से जुड़े, जितने टॉपिक यहाँ लिखे हैं इन सब पे नई विधि, नया कानून बनाने का अधिकार किसके हाथ में है? ये सीएम। तो इस लिस्ट में फिर अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, वो एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप समझते जाना। इसके बाद इसकी शक्तियों की बात करें तो यही पावर्स हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही पावर का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य को चलाने में सबसे ज़्यादा ताकत जिस आदमी को आपके संविधान ने दी वो सीएम है। तो जितनी बड़ी नियुक्तियां होंगी, जितने बड़े लोग होंगे, उन सब के ऊपर इसकी शक्ति ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे जितना हरियाणा में, यूपी में काम हो रहा है ना, ये मान के चलो सीएम की मर्जी से सारा काम चलता है। हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सीएम से प्रभावित होता है, तो सारी शक्तियाँ इसी के हाथ में हैं। ये अपने राज्य के राज्यपाल को हटवा सकता है क्या? क्यों नहीं हटवा सकता? राज्यपाल बाहर का आदमी है, लेकिन राज्यपाल के अलावा जितनी पोस्ट आपने कल सुनी थी, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, वो राज्य मंत्री हो, वो उप मंत्री हो, क्या इन सबको हटवाने की पावर इसी के, यही है बनाने वाला। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस है, क्या ये उसको भी हटवा सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस को किसने भेजा है? राष्ट्रपति। जैसे राज्यपाल के काम थे ऐसे चीफ जस्टिस के काम थे, तो इसकी नहीं चलेगी। वहाँ अगर हटाना है तो फिर वो महाभियोग जैसा प्रोसेस चलेगा अलग से। चलो पढ़ते हैं अब इसकी शक्तियाँ और इसके कार्य। पहले पॉइंट पे आ जाओ, मंत्री परिषद का निर्माण। कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, परिषद में कितने लेवल के मंत्री हैं? सबसे ऊपर बैठा है पीएम, उसके नीचे कैबिनेट, फिर राज्य, फिर उप। कौन सिर्फ हेल्पर हैं? कौन 50-50 चांस है, बन भी सकते हैं नहीं भी, और कौन 100% ताकतवर है? ठीक है, देखो मंत्री परिषद का निर्माण। पहला पॉइंट पढ़ लो,
राज्य के शासन तंत्र की केंद्रीय शक्ति जहां मंत्री परिषद में होती है, मंत्री परिषद की शक्तियों का केंद्र बिंदु, डबल टिक कर लो, ये सेंटर पॉइंट है पूरी सीओएम का। इसकी मर्जी से सीओएम में चेंज होगा। तो केंद्र बिंदु सीएम, सीओएम का केंद्र बिंदु कौन हुआ? सीएम। नेक्स्ट देखो निर्माण। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मूल अधिकार है या विशेष अधिकार? हाँ, विशेषाधिकार का मतलब स्पेशल पावर है। इसीलिए ये जितने चाहे उतने मंत्रियों को क्या बना लेगा। लेकिन जितने में अब मनमर्जी पे रोक लगा दी। अब कितने % कर दिए? 15। हाँ, मर्जी तेरी है, तू जिसको चाहे कैबिनेट बना, जिसको चाहे स्टेट पे ले आ, जिसको चाहे डेप्यूटी पे। इसमें कोई तेरे ऊपर ये नहीं कहेगा तूने ऐसा क्यों किया। ये किसी डेप्यूटी को उठा के कैबिनेट में ले जाए, कैबिनेट वाले को बिल्कुल हटा दे, या कैबिनेट को डेप्यूटी बना दे, डेप्यूटी को स्टेट, स्टेट को डेप्यूटी, स्टेट को कैबिनेट, कैबिनेट को स्टेट। ये सारा फेरबदल करने की स्पेशल पावर किसको दी गई है? सीएम को। तो ये टिक कर लो, विशेष अधिकार। आगे पढ़ना। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण काम अपनी मंत्री परिषद का निर्माण, इसको अंडरलाइन करो, मंत्री परिषद का निर्माण। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है इसका, टू फॉर्म हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला पढ़ना। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करके, जो जो इसके खास आदमी हैं, सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। क्या राज्यपाल के पास पावर है कि वो मना कर दे? इसको करनी ही करनी है स्वीकार, चाहे लिस्ट में किसी का नाम लिखा हो। अगला पॉइंट। मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो राज्यपाल किसकी सलाह मांगता है हर चीज में? वैसे भी राज्यपाल बाहर का आदमी है, इसे क्या पता कौन एमएलए ताकतवर, कौन कमजोर, कौन भ्रष्टाचारी। तो किसकी बात मानता है ये? सीएम। जिसको सीएम कहेगा उसको ये मंत्री बनाएगा। नेक्स्ट देखो। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। इसे कहते हैं मंत्री परिषद में फेरबदल। किसकी पावर है ये? सीएम। फेरबदल की लिस्ट बनती है या अपने आप? नहीं, लिस्ट बनती है। कौन बनाता है? सीएम बनाता है। फिर उनको शपथ दिलवाता है, सेम वही राष्ट्रपति। राज्य है तो राज्यपाल। तो ये टिक कर लो, विभागों का वितरण और फेरबदल। फिर पढ़ो। राजनीतिक, प्रशासनिक, अन्य किसी कारण से आवश्यक समझे तो विधायिका, अंडरलाइन करो, विधायिका मतलब एमएलए, एमएलसी से बाहर के व्यक्ति को भी परिषद में ले सकता है। ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के 6 माह बाद मंत्री तभी रह सकता है जब वो इस अवधि में विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। और ये सदन की सदस्यता का रास्ता कौन सा आसान है? कौन सा रास्ता जनता के हाथ से निकलता है? क्योंकि इसमें किसकी कीमत है? कौन सी बैकडोर एंट्री है? इसमें आप तो कहीं डायरेक्ट तो थे ही नहीं, यहाँ तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था ना। वो हमें याद तो है, 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। तुम और मैं तो पता ही नहीं चल पाता हमें। इस 1/12 में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये सब भी वो हैं जिनकी राजनीति में अच्छी पैठ है, मजबूत पकड़ है, जो संघ के कहीं डिपार्टमेंट में जानी मानी हस्ती। इनमें आप नहीं है, आप और मैं डायरेक्ट। इसलिए कहते हैं ये चुनाव कैसा कहलाता है? अप्रत्यक्ष। और इस अप्रत्यक्ष चुनाव में ही तो एंट्री करा दी जाती है। अगर कोई बाहर का आदमी सीएम क्या बनवा ले? सीधे मंत्री। उस मंत्री को विधानसभा में वोट नहीं मिले, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ या हार गया था, लेकिन अब जाके वो विधान परिषद में घुसा के यहाँ पे और फिर इससे ले दिया कि चलो ये मंत्री चलेगा, क्योंकि ये कहाँ का मेंबर बन गया है? परिषद। लेकिन ऐसा सिर्फ 6 राज्यों में पॉसिबल है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब कोई सोचे कि हरियाणा में ऐसा कर दें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 90 सीटों पे आप नहीं आ पाए तो सीट कोई मरेगा तो ही तो खाली होगी, या कोई त्यागपत्र देगा, कोई क्यों हटेगा? अगर इन 90 सीटों पे 90 लोग बैठे हैं, वो उनमें से कोई नहीं हटेगा, वो कहेंगे हम इलेक्टेड है, हमें जनता ने चुना है। तो यहाँ से बैकडोर की एंट्री बड़ी मुश्किल है, या फिर इनमें से एक आदमी जो उस पार्टी का है उससे इस्तीफा मांगा जाए, फिर वो इस्तीफा दे, फिर बाय पोल कराए उपचुनाव तब, और क्या पता अगली बार जनता चुनाव में जितवाए या ना जितवाए। इसीलिए ऐसे राज्यों में जहां बैकडोर के चांसेस कम हैं, यहां जीते हुए लोगों में से ही मंत्री बनाते हैं। लेकिन जहां बैकडोर की एंट्री पॉसिबल है, वहां खास आदमी, चाहे वो इलेक्शन में हारे हों, वो फिर भी मंत्री बन जाते हैं उन राज्यों में। चलो पढ़ेंगे आगे। तो विधायिका के बाहर के व्यक्ति को परिषद में लेता है तो कितने महीने दिए जाते हैं? 6 महीने। और 6 महीने में कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री करा देते हैं। आगे पढ़ो।
91वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये 15% की तरफ इशारा करेगा। आर्टिकल 164 में प्रावधान था कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निचले सदन, निचला मतलब राज्य है तो विधानसभा, देश है तो लोकसभा, कि कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर राज्य छोटा हो तो 12 कर देते, 12 मंत्री बना लेना, छोटा ही राज्य है ज्यादा तो। अगले पेज पर आ जाओ। मंत्री परिषद की अध्यक्षता और उसका कार्य संचालन, आप सब जानते हैं जब भी देश में बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो सीएम, अगर देश है तो पीएम, राज्य है तो सीएम अपनी बैठक करते हैं। और आप अखबारों में पढ़ते हैं बहुत बार कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ऐसे अखबारों में नहीं आता कि मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब फलां चीज़ को बड़ा चेंज करेंगे। ऐसे ही कभी कभी लिखा आता है मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ने यह बात निर्णय ले लिया इस बात पर। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें बहुत खास आदमी है, ये छोटा है, और ये है बड़ी परिषद। इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसमें सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक तो सीएम प्लस कैबिनेट। इसीलिए इसको इंग्लिश में कोई वर्ड ऐसे नहीं मिला, इसको कैबिनेट ही बोल देते हैं। ये कैबिनेट वर्ड भी बाद में इस्तेमाल किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड भी नहीं था, तो इस मंडल को ही कैबिनेट बोल देते हैं। अखबार पढ़ते हो तो देखा करो, लिखा आता है कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, तो कैबिनेट से समझ जाना यहाँ कौन कौन प्रेजेंट होगा। और कई बार लिखा आता है मंत्री परिषद की मीटिंग में निर्णय लिया गया, तो वहाँ समझ जाना सीएम प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट प्लस डेप्यूटी। और इन सब के नीचे असली में काम करने वाले आदमी होते हैं सेक्रेटरी। आप सबको पता है सेक्रेटरी उसको बनाते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड और आईएएस रैंक के लोग, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या उनको रिटायरमेंट दिलवा दी जाती है कि आप आइए। इतना बढ़िया, किसी भी, जैसे इंडिया में किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी नौकरी जो मानी जाती है ना, वो सरकार के सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कैबिनेट सेक्रेटरी की है। ये पूरे कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होगा, चीफ यानी भारत सरकार का मुख्य सचिव, तो बहुत बड़ी हस्ती कोई होगा ना, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल, और जो सरकार के इशारे को समझता हो। इससे बड़ी सरकारी नौकरी कोई है नहीं आपके देश में। आईएएस बनना सबसे पहला पड़ाव है। अगर आपको मिनिस्ट्री तक ऊपर जाना है ना, तो आईएएस पहली सीढ़ी है। सबसे नीचे आता है आईएएस, जिसकी एंट्री होगी सचिव के लेवल पे। आईएएस जब एक्सपीरियंस्ड होगा तब वो सचिव बनेगा, और जब बहुत ही बढ़िया काम करेगा, हर चीज़ की नॉलेज रखेगा, सरकार के इशारे को पकड़ के वैसा ही काम करेगा, वैसे ही बयान देगा, तब जाके वो सेक्रेटरी से फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट से बहुत बड़े रैंक होते हैं। हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आपके देश में, चाहे कोई डिपार्टमेंट आप उठा के पढ़ लें, और असली काम यही लोग करते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद की योग्यता के नाम पर आपके देश में कुछ लिखा ही नहीं है, ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो बेसिक नीड बताई है ना, वो तो ऐसी है कि वो तो आदमी पैदा हो गया तो पूरी हो ही जानी है। 35 साल का, 30 साल का, 25 साल का आदमी का योगदान नहीं है, वो तो अपने आप होगा। वो भारत का नागरिक भी अपने आप ही पैदा हुआ है, वो पागल दिवालिया ना हो, ये भी गॉड गिफ्टेड है। उसकी अपनी अगर योग्यता की बात करें तो ये निल है, लिखित में नहीं है कुछ भी। और इसीलिए आपके देश में परिषद में बहुत सारे लोग जो काबिल नहीं होते वो भी आ सकते हैं। कोई आज से नहीं है, ये 51 के इलेक्शन से चला आ रहा है कि आधे अनपढ़ टाइप के लोग, कभी आप देखेंगे ना जब इनकी शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तब लाइव देखा करो। उस शपथ ग्रहण में जो मंत्री होते हैं, इनको 2 शपथ पढ़नी होती हैं। शपथ पत्र होता है कागज, उस पर लिखा होता है। 2 शपथ में एक होती है पद की शपथ, भाई मैं इस पद पे मुझे बुलाया गया, और एक होती है गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता का मतलब होता है जो भारत सरकार की इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चलेगी एक मंत्री के रूप में, और अगर मुझे वो छिपानी होगी, मेरी ड्यूटी है कि मुझे वो छिपानी है, सबको नहीं बतानी, तो मैं उसको गोपनीय रखूंगा। मैंने आपको बताया था शायद कल भी, अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग लाइव कर दी थी जिसमें पीएम थे और सारे राज्यों के सीएम। तो फिर पीएम ने कहा था कि आपने ऐसे कैसे किया, कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात नहीं आती। जब ये लोग बनते हैं ना सीएम पीएम कुछ भी, तो इनको इस शपथ में ये बुलवाया जाता है कि मैं अमुक, अमुक मतलब अपना नाम लेना है,
फिर भाई ये मैं अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता हूँ कि मैं जिस पद पे बैठा हूँ उससे जुड़े जितने फैसले, जितने मामले, जितने डिस्कशंस मेरे सामने होंगे, और अगर वो कहते हैं कि ये डिस्कशन बाहर नहीं जाना चाहिए तो मैं इनको गोपनीय रखूंगा। इसलिए सरकार की नीतियां लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलती। बजट के बारे में बताया था ना कि कैसे वो छिपा के रखा जाता है, तो ये गोपनीय रखनी होती हैं चीज़ें। एक पद की शपथ होती है गोपनीयता की, ये सबको नहीं लेनी, ये उनको लेनी है जो मंत्री के पद तक पहुंचे, क्योंकि गोपनीय बातें उन्हीं को पता है। विपक्षियों को न पद मिलता और न गोपनीयता की शपथ, वो सिर्फ शपथ लेते हैं सांसद के रूप में। शपथ कई तरह की होती है और हर शपथ के शब्द लिखे हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है ना, इसकी अनुसूची 3 में विभिन्न प्रकार की शपथ का वर्णन है। कुछ नहीं करना, उसकी फोटो स्टैट कराते हैं, एक कागज राष्ट्रपति अपने हाथ में रखता है, एक साइड वाला अपने हाथ में, पहले राष्ट्रपति बोलता है, सेम बात वो बोल देता है, बस ये शपथ हो गई। लेकिन इसके कई शब्द कई लोगों को बोलने नहीं आते जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको तो खैर आसान दिखेंगे, जैसे अक्षुण्ण लिखा हुआ है तो अक्षुण्ण, आधों को क्षुण्ण बोलना नहीं आएगा, अक्षुण्ण, अक्षुण्ण। तो ये कई बार जब शपथ लेते हैं ना तो देख के लगता है क्या 5वीं फेल या 8वीं फेल, इनको ये शब्द पढ़ना नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें फील करके होता है कि हाँ ये देश जो है कैसे अनपढ़ लोगों के हाथ में भी दे रखा है, जिनको कि शपथ का प्रारूप पढ़ना नहीं आता, वो पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो दलील ये दी जाती है, 9th क्लास की NCERT में लिखा है कि पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को काम नहीं करने, काम किन लोगों को करने हैं। और सेक्रेटरी किस लेवल के हैं, जो कि देश का टफेस्ट एग्जाम पास करके आते हैं कई स्टेजेस में से, इसीलिए इनको चिंता थोड़ी ना होती है। ये अनपढ़ है, इनको इकोनॉमी की समझ नहीं, इनको हिस्ट्री नहीं पता, इनको पॉलिटिक्स नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, तब भी ये मंत्री पद पे 5 साल आराम से काट जाते हैं, क्योंकि इनको पता है हमें काम ही नहीं करना, काम तो सेक्रेटरी करेगा। ये फ़ायदा है। और एक खास बात यह है कि सेक्रेटरी को राष्ट्रपति नहीं बनाता, सेक्रेटरी को खुद कौन चुनता है, PM। तो तुम सोच लो जितने सेक्रेटरी हैं उन सबके सिर पे किसका हाथ है। तो जो पॉलिसी मेकर हैं असली वो आपके देश के टेम्परेरी नहीं परमानेंट लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले। चलो पढ़ेंगे अब इसको। 15% वाला हो गया, पेज नंबर 195 पर है। पहला पॉइंट देखो, मंत्री परिषद की अध्यक्षता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है ये, उसका काम संचालन। आर्टिकल 163, मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा, इसको अंडरलाइन कर लो, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तो किस आर्टिकल में लिखा है कि CM COM का हेड होगा, 163, ये पूछ सकते हैं। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, टिक कर लो अध्यक्षता, क्योंकि यही मुखिया तो यही अध्यक्ष बनेगा। इसके फैसलों को प्रसारित करता है। बैठक में निर्णय प्रायः औपचारिक मतदान द्वारा न होकर आम सहमति से होते हैं। जानते हो मतदान कहाँ होता है, जहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों बैठे होते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कशन है सत्ता और विपक्ष का, तो यहाँ क्या कराया जाएगा, 100% मतदान। लेकिन सिर्फ सत्ता वाले अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कर रहे हैं, तो यहाँ मतदान होगा या आम सहमति, आम। परिवार में थोड़ी ना मतदान करते हैं, तो परिवार है इनका। अगर विपक्षी होंगे तो फिर कहेंगे भाई टोटल निकालो, किसका ज़्यादा किसका कम। लेकिन जहाँ सिर्फ COM की बैठक है, यानी ये 4 तरह के मंत्री हैं, PM, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, तो ये आम सहमति करेंगे। यहाँ ये नहीं कि वोटिंग करा और ये तो हेड ने कह दिया बाकी सबको मानना है, जैसे परिवार की स्थिति होती है। पढ़ो ये। तो औपचारिक मतदान द्वारा न होकर, इसमें कोई मतदान नहीं होता इनकी फैमिली में, आम सहमति से होते हैं। बैठक के लिए एजेंडा मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कौन एजेंडा मेन तैयार करता है, और मैंने आपको बताया सारे मंत्री किसके हाथ के नीचे हैं, CM। तो CM की सब बात मानेंगे। यहाँ पे मतदान की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इनका मुखिया CM जो कहेगा सब हाँ भरेंगे। आगे पढ़ो। प्रशासनिक कामों के महत्वपूर्ण निर्णय परिषद की बैठक में ही लिए जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, इसके निर्णय परिषद लेती है, भाई कब क्या कराना है, कैसे राज्य चलेगा। अब आ जाओ राज्यपाल को परामर्श देना। क्या तुम्हारे PM ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया था? कौन सा आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 78। ये मैंने कई बार कहा था, कई बार एग्जाम में आता है। इसमें किस किस के संबंधों पर चर्चा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर। इसमें 2-3 बातें लिखी हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से सलाह या जानकारी, क्योंकि सलाह तो या तो बड़े से लेते हैं या बराबरी से, नीचे से नहीं लेते, तो प्राइम मिनिस्टर से जब ये चाहेगा क्या ले सकता है, जानकारी।
पहली बात। दूसरी बात, अगर ये चाहे किसी मुद्दे पर कि इनकी सीओएम में डिस्कशन करो, भाई ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको कहेगा कि ये वाला मुद्दा है, मान लो आरक्षण का है या कोई भी निजीकरण का है, प्राइवेटाइजेशन का, ये कहेगा इस मुद्दे पर बहस करवाओ अपनी सीओएम में, तो प्राइम मिनिस्टर को ये काम दे सकता है। और तीसरा, जब इस तरह की कोई बात है कि भाई राज्य, ये जैसे ये अगर मैं देश की बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी बात यहाँ से यहाँ और उसकी बात यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम कौन करेगा? पीएम, क्योंकि पीएम के साथ मीटिंग करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कैबिनेट को बार बार अपने घर न्योता नहीं देगा कि आओ जी बात करेंगे, वो अपने सारी बातें इन तक पहुंचाएगा इसके थ्रू, एक आदमी के थ्रू, ये अपनी सारी बातें उस तक पहुंचाएंगे इसके थ्रू। ये चाहे अगर प्रेसिडेंट तो किसी भी मुद्दे पर बहस करवा सकता है कि भाई डिस्कस करो अपने कैबिनेट में इस बात को। अगर ये चाहे देश के प्रशासन की कोई भी जानकारी, भाई कितनी वैकेंसी निकली, कितनी जॉब्स आपने भरी, ये जानकारी मांग सकता है। कौन? किससे मांगेगा? सलाह कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि पीएम की पोस्ट छोटी मानी गई है, सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट की, उसकी टक्कर है सीजेआई के बराबर। तो ये 2-3 चीजें आर्टिकल किस में लिखी गई हैं? इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों पर एक जानकारी दी गई है आर्टिकल नंबर 78 में। अब जैसे देश में था इसको कॉपी कर दिया, आर्टिकल 167 में बिल्कुल सेम बातें राज्यपाल और सीएम के बारे में लिख दी। हम ये भी समझते हैं कि ये ज़रूर किसका भाग रहा होगा और ये किसका भाग है, और हम ये भी जानते हैं कि 5 की कॉपी तो 6 में कर रखी है, 5 देश है, 6 राज्य है, तो एक मेन याद कर लो 78, फिर उससे जोड़ लेना 167, सेम बात बताएगा। पढ़ के देखो, आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, कर्तव्य हमेशा छोटे स्तर पे निभाने पड़ते हैं, छोटे न, यहाँ कर्तव्य है, ये बराबरी पे नहीं है राज्यपाल की। पढ़ो, वो राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय मंत्री परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे, कम्युनिकेट करे, टिक कर लो, ये मंत्री परिषद के निर्णय राज्यपाल तक पहुंचाए, क्योंकि ये पुल है। कौन है पुल बीच में? किसकी बात किस तक पहुंचाता है? सीओएम की गवर्नर तक, गवर्नर की सीओएम तक, तो ये टिक कर लो, निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे मतलब कम्युनिकेट करे, बताए जाके। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी मांगे वो दे। कौन मांग रहा है जानकारी? राज्यपाल, यहाँ लिख लो राज्यपाल को, जहाँ लिखा ना जानकारी दे, यहाँ लिख लो गवर्नर को। तो जैसे देश का राष्ट्रपति जानकारी मांगता है आर्टिकल 78 से, पीएम से पूछ सकता है, ऐसे ही राज्यपाल जानकारी मांग सकता है सीएम से, आर्टिकल 167, इंपॉर्टेंट है ये। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, अंडरलाइन करो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के सामने विचार के लिए रखे। तो राज्यपाल कहेगा भाई ये वाला टॉपिक डिस्कस कराओ, किसको कहेगा डिस्कस करवाने के लिए? और सीएम जाके अपनी परिषद को कहेगा भाई ये ऊपर से ऑर्डर है, डिस्कस करो। फिर डिस्कशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कौन पहुंचाएगा? फिर सीएम लेके जाएगा, सर डिस्कशन का ये आंसर निकला। तो ये बीच में पुल का काम करता है, लिख लो यहाँ, सीएम पुल के रूप में। तो दोनों के बीच में पुल का काम सीएम करेगा, राज्यपाल और सीओएम के बीच में। और इसी आर्टिकल 167 में इसके सीएम और राज्यपाल के संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया, जैसा सेम कहाँ किया गया था? आर्टिकल 78। ये बात लिख लो यहाँ, लिखो अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट और पीएम के रिश्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर प्रकाश था या पर जानकारी थी, कुछ भी लिख लो। आर्टिकल 78 में पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों पर जानकारी थी। और 167 में किसकी जानकारी है? गवर्नर और सीएम। अपने हाथ से लिख लो ये बात, आर्टिकल 167 में गवर्नर और सीएम के संबंधों की जानकारी है। तो पेपर में अगर आ जाए तुम्हें दोनों के भाग पता हैं, दोनों के काम पता हैं, वो देश में पुल के रूप में काम करता है और ये राज्य में। क्लियर सबको? ये 3 पॉइंट याद रखना। देश वाले किस आर्टिकल में लिखे हैं और राज्य वाले? ठीक है, आगे पढ़ो। वो राज्यपाल को
विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए सीएम की बात कर रहे हैं और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। यानी विधानसभा का सत्र बुलाने की पावर किसके पास है? राज्यपाल। लेकिन सलाह कौन देगा? सीएम। सर अब सत्र बुला लीजिए, इससे इस तारीख तक सत्र करेंगे। अगली हेडिंग है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। कौन इनका संबंध, कौन पुल है? सीएम। जो पढ़ा वही बात है, पढ़ो। वह का मतलब सीएम है, यहाँ लिख लो सीएम। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। कौन सा आर्टिकल है ये? यहाँ अपने आप लिख लो, अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। फिर है विधानसभा का नेता। कौन होता है विधानसभा का नेता? जिसकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सीटें मिलेंगी, और जिसको सीटें ज्यादा मिलेंगी वही क्या बनने के चांस हैं? सीएम। पढ़ो पहला पॉइंट। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है, एक और वो शासन का प्रधान है, टिक कर लो, शासन का प्रधान, दूसरी ओर विधानसभा का नेता। अध्यक्ष और नेता एक ही होते हैं, अलग अलग? विधानसभा का अध्यक्ष तो चुना जाएगा, लेकिन विधानसभा का नेता वो होगा जिसको क्या मिला होगा? बहुमत। इसको चुनने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष का क्या करना पड़ेगा? चुनाव। और अध्यक्ष का चुनाव उस पार्टी में से होता है जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर आती है। एक तरह से दोनों एक ही पार्टी के होते हैं, नेता भी और अध्यक्ष। लेकिन नेता हमेशा अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देगा, अध्यक्ष हमेशा कैसा रोल प्ले करेगा? निष्पक्ष। इसको तो वोट देना ही नहीं है जब तक कि कहाँ बात आके ना अटक जाए, बराबरी पर। तो इसका रोल थोड़ा सा अलग है बजाय नेता के। पढ़ो। विधानसभा के नेता के रूप में उसे, अंडरलाइन करना, कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। कानून विपक्षियों के अकॉर्डिंग बनते हैं या सरकार के? तभी तो सरकारें कानून बदल देती हैं। अंडरलाइन रखो। बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही होते हैं। तो जो सरकार आती है ना, कानून उसकी मर्जी के चलते हैं। क्या ऑपोजिशन कानून बना सकती है? उनके पास इतने राइट्स ही नहीं है बनाने के। नेक्स्ट पढ़ना। विधानसभा के नेता के रूप में वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है, लेकिन अगर सरकार अल्पमत में आ गई हो तो फिर वो कहेगा तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है, मेरे पास कौन सी पावर है? स्वविवेक, और मेरी मर्जी में भंग करूं इसको या ना करूं, वहां फिर ये नहीं चलती। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। तुमने कई बार देखा जब पिछली सरकार में मोदी जी की गवर्नमेंट पहली बार बहुमत में आई थी 2014 में, तो तुम्हें याद होगा स्मृति ईरानी क्या बनी थी? कौन सा मंत्रालय पकड़ा दिया था? शिक्षा विभाग। इस बार शिक्षा विभाग अलग से विभाग है, शिक्षा मंत्री है, पर पहले शिक्षा को किस में ऐड कर दिया था? एचआरडी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी मिनिस्ट्री थी ना, अब एचआरडी को कह दिया नहीं, इस बार की सरकार ने कर दिया भाई शिक्षा अलग कर दो। पहले का शिक्षा काम आती है ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में, तो एचआरडी मिनिस्ट्री, और इसी के थ्रू चलते हैं दो देश के सबसे बढ़िया स्कूल, एक तो केवी और एक जेएनवी, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। तो शिक्षा विभाग पिछली बार की सरकार में 2014 की बात कर रही हूँ, ये स्मृति ईरानी जी को दे दिया गया। अब स्मृति ईरानी जब एजुकेशन मिनिस्टर बनी, एचआरडी मिनिस्टर बनी, तो कुछ लोगों के दिमाग में तो आती है ये बात, देखो बाकी कोई मंत्री कुछ करे, लेकिन जो मंत्री शिक्षा का विभाग संभाले कम से कम वो एजुकेटेड तो होना चाहिए ना। जैसे कोई वन मंत्री है तो कोई बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? वन में कौन सी डिग्री चाहिए? कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, कोई बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई बने, खनन मंत्री कोई बने, लेकिन विदेश मंत्री पढ़ा लिखा और स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि विदेश में आपकी इमेज उससे बनती है। अब आप अंगूठा छाप अनपढ़ को विदेशों में भेज रहे हो, अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही, माइक लगा के सुन के बोल रहे हैं, वो हट गया, कनेक्शन टूट गया, देखिए ऐसी वीडियोस तुमने कैसे बेइज्जती होती है। तो कम से कम हायर जिसकी एजुकेशन हो, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है। एक तो विदेश मंत्री बहुत समझदार और ताकतवर और काबिल होना चाहिए, और एक आपका शिक्षा मंत्री। बाकी तो अनपढ़ भी चलो कोई नहीं, हम चला लेंगे, क्योंकि बाकियों का फर्क नहीं पड़ता। अब मजदूरों की यूनियन का कोई प्रधान है तो क्या जरूरी थोड़ी ना है कि वो हाईली एजुकेटेड हो। कृषि वाले मंत्री को कृषि की समझ हो, बेशक वो अनपढ़ हो, हमें क्या करना है। पेट्रोलियम मंत्री को कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास शिक्षा है और जिसको विदेश में जाना है, ये दो पोस्ट आपके देश का आईना है, इन पे अच्छा मंत्री बैठे। तो जब पहली सरकार बनी इनकी 2014 वाली, तो इन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया?
तो लोगों ने कहा भैया एजुकेशन मिनिस्टर की डिग्री डिप्लोमे कुछ तो होंगे। तब तुम्हें याद है कितनी बातें बनी थी, पता नहीं तुम भूल गए, याद है बहुत बातें बनी। और इस हद तक बेइज्जती हुई कि खुद मोदी जी को इनकी जगह रिप्रेजेंट करना पड़ा। मतलब ये बोल नहीं पाई, ये जवाब नहीं, पिछली सरकार की बात है, इस बार की बात नहीं है। तो फिर मोदी जी को इनकी जगह इनके बिहाफ पे बोलना पड़ा। और मोदी जी ने, मुझे याद है, लोकसभा में पूरा भाषण दिया था और राज्यसभा में भी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद मोदी जी ने फेरबदल किया और स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय पकड़ा दिया। देखो, जो कोई हीरो हीरोइन रहे हो, कपड़े तो फिर भी वो समझ में लेंगे कि हाँ ठीक है, कपड़ा मंत्रालय भैया पहनने ओढ़ने की चीज़ें, और ये टीवी से जुड़ी हस्ती थी, इनको थोड़ी समझ भी होगी। लेकिन शिक्षा में इस तरह का नाम, ये बात लोगों के दिमाग में आई तभी तो सरकार बदलनी पड़ी ना, फेरबदल करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि इस सारे फेरबदल में अगर लोग क्वेश्चंस करने सीख गए ना कि भैया शिक्षा मंत्री की डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए ना। अब शिक्षा मंत्री 10वीं फेल 10वीं पास है तो देश कैसे चलेगा? क्योंकि शिक्षा का तो रोज कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। शिक्षा अगर आपकी स्थिर है ना तो आपका देश पिछड़ेगा। शिक्षा निरंतर परिवर्तनशील है और जो खुद पढ़ा लिखा है वो इस बात को समझ पाएगा। अनपढ़ को क्या पता, उसके लिए तो आज भी बीए कर ली बहुत है। बीए करना आज जरूरत नहीं है, आज समय बदल गया। अब अकॉर्डिंग टू नीड नई नई चीज़ें, नए नए कोर्सेज, दुनिया कितनी फास्ट ट्रैक पे आगे दौड़ रही है, उसके हिसाब से भारत में एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो गुरुकुल वाला सिस्टम बहुत अच्छा था एक ज़माने में। कभी इंडिया ने दुनिया में नंबर 1 था हमारा रैंक, डाउट भी नहीं है, गुरुकुल सिस्टम बेस्ट थे। पर आज सिर्फ गुरुकुल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज ज़माना ना साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता है। तो ठीक है, आप बच्चों को योगा सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, प्रकृति के बीच में रखो, आदर सत्कार सिखाओ, संस्कार भरो। लेकिन आज की ज़रूरत ये भी है, बच्चे को अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी से काट देंगे ना तो आपका पूरा देश पिछड़ जाएगा। आने वाले 20 सालों में, 20 तो बहुत ज़्यादा है, आने वाले 5-7 सालों में आप देखना दुनिया कितनी स्पीड से बदल रही है। तुम अपना बचपन याद करो, जब तुम 5 साल के थे तब में और आज के जीवन में कितना ज़्यादा चेंज आ गया। पहले ज़िंदगी इतनी जल्दी बदलती नहीं थी। एक एक राजा हिस्ट्री उठा के पढ़ी हमने, 50-50 साल राज करता था। 50 साल में वो एक जैसा ही काम चलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर साल चीज़ें बदलती जा रही हैं। ये ज़रूरी है जानना और सीखना। तो गुरुकुल सिस्टम में अगर, जैसे बहुत लोग कहते हैं गुरुकुल सिस्टम अच्छा था, लेकिन इसको ऐड किए बिना अब आपका काम चलेगा नहीं। और ये बातें किसको पता चलेंगी? जो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ को तो पता ही नहीं कैसी नीति बनानी है। वही बता रहे हैं, हम देखो कैसे काम करते हैं ये लोग। ये प्रवक्ता है, प्रवक्ता से मैंने आपको बताया कि स्मृति ईरानी जी जब अपनी बात को नहीं सही साबित कर पाई तो उनके जगह किसने बोलना शुरू किया था? फिर पीएम ने। पढ़ के देखो, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है, स्पोक्स पर्सन, यानी वो जानकारी देगा। और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा सीएम के द्वारा ही की जाती है। तो देश में सरकार का स्पोक्स पर्सन मेन कौन होता है? पीएम। जहाँ कोई मंत्री फंस जाता है ना और लगता है मंत्री बोल नहीं पा रहा, तो फिर तुरंत से सारा क्वेश्चन कौन अपने ऊपर ले लेता है? पीएम। क्योंकि पीएम हर चीज़ का मुखिया है। उसका मंत्री अगर नहीं ठीक काम कर रहा तो वो अपने आप उसका आंसर करेगा। नेक्स्ट देखो, राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। जैसे शासन में क्या आता है? खेती बाड़ी और आपका सिंचाई, मत्स्य पालन, ये सारा प्रशासन और शासन का हिस्सा है ना। इन सब की नीतियाँ कौन बनाता है? सीएम। अपने राज्य में कौन बनाएगा? सीएम। पढ़ के देखो, मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च है, सबसे ऊपर, और अंतिम नियंत्रण रखता है। चाहे शक्ति की बात हो या व्यवस्था का प्रश्न हो। अंडरलाइन करो, कृषि, इसकी नीतियां बनाएंगे। जैसे तुम अगर रोज देखते हो, अब धान के सीजन में पहले हरियाणा में बहुत ज़्यादा, पंजाब में प्रमोट करते थे कि कौन सी फसल पे काम करो? धान। लेकिन पिछले कई सालों से आप धान के सीजन में अखबारों में पढ़ते हैं कि सीएम कृषकों से अनुरोध करते हैं कि धान की बजाय ऑल्टरनेटिव फसलों पे काम करें। पता है तुम लोगों को ये? और इसके लिए वो हर एकड़ पर कुछ पैसा भी देते हैं कि धान ज़्यादा मत लगाओ। क्योंकि कुछ साल पहले तक जब देश को आत्मनिर्भर बनना था पेट भरने के क्षेत्र में, तो देश ने कहा कि हरित क्रांति के कारण हरियाणा, पंजाब, बंगाल, बिहार, इनमें बहुत प्रोडक्शन किया। लेकिन धीरे 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 इस धान की फसल ने आपका जो वाटर लेवल था ना, पानी के नीचे ग्राउंड वाटर लेवल, वो नीचे कर दिया।
तो अब ये जाग गए और जब ये सारी बातें एनवायरमेंटलिस्ट करने लगे तो फिर हरियाणा के सीएम अब पिछले कई सालों से लगातार धान की खेती ना करने वालों को एक तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है। उन लोगों को एक एक एकड़ जितनी ज़मीन पर वो धान के अलावा कुछ लगाते हैं ना उस सीज़न में, खरीफ में, उनको पैसे मिलते हैं। कभी 5,000 पढ़ते हैं हम, कभी 7,000। तो ये एक तरह से राज्य का सीएम है जो कृषि की भी दिशा को मोड़ सकता है। पढ़ो आगे। तो कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना। अब जैसे शिक्षा से एक जोड़ के एग्जाम्पल दे देती हूँ। हर स्टेट के पास शिक्षा का अपना डिपार्टमेंट है, उसकी किताबें छपती हैं SCERT। अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने है, हरियाणा ने किया, इसलिए बता रही हूँ। हरियाणा ने इस साल 2022 में अपने हरियाणा स्टेट के लेवल पे 9th और 10th जब पूरा देश NCERT में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है तो हरियाणा से वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर्स हटा दिए गए, काट दिए गए। एक भी चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं मिलेगी और इसमें इंडियन हिस्ट्री के कई चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। जैसे कई बार क्या होता है, हम सही गलत में अंतर नहीं कर पाते। ये भी गलत है कि अगर आप दुनिया के बारे में अपने बच्चों को बताएंगे ही नहीं, दुनिया में क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, फ्रांस में क्रांति कैसे आई, अमेरिका में कैसे क्या हुआ, कैसे एकीकरण हुआ, इंग्लैंड ने क्या चालाकी चली, कैसे आयरलैंड के ऊपर इसने कब्जा किया, ये सब लिखा हुआ है किताबों में। लेकिन इस साल जो 9वीं और 10वीं में हरियाणा बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अपने आप सोचो, 10th के बाद अगर किसी बच्चे ने साइंस लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, तो इनको पूरी ज़िंदगी वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बात पता ही नहीं चली, क्योंकि 10th तक जो पता चला वो सबको पता चला। उसके बाद तो आप अपनी स्ट्रीम चुनेंगे। साइंस वाले को पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या थी, हिटलर कौन था, अमेरिका ने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड ने क्या किया, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का, ये सब लिखा हुआ है। तो 9th 10th में क्या वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अपने 9वीं 10वीं के बच्चों को कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि जब मेरा देश परतंत्र था, जब मेरे यहाँ ऐसी सत्ता थी, तो दुनिया क्या सोचती थी, दुनिया कैसे आगे बढ़ी। और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में अफ्रीका के देशों के बारे में नहीं था जो पिछड़े हुए हैं, इनमें उन देशों का इतिहास था जो आज हमसे हज़ारों गुना आगे हैं, जिसकी दुनिया इज्जत करती है, जहाँ लोग पढ़ने भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, जहाँ हर पैसे वाला आदमी सोचता है मेरा बच्चा जाके वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। तो इनके बारे में जानना क्या ज़रूरी नहीं है या है ना? अब वो हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया। तो इसका मतलब शिक्षा पर भी किसकी पकड़ है मजबूत? सीएम और मंत्रिपरिषद की। उन्होंने जो किया वो गलत नहीं किया, ठीक किया, लेकिन इसको खत्म करना भी गलत था। इसके चैप्टर्स थोड़े थोड़े ज़रूर डालने चाहिए थे ताकि एक बच्चा जब 10वीं करके निकले तो उसको दुनिया के बारे में, अपने देश के बारे में पूरी जानकारी हो। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर ये होता है कि 5th तक तो सारी चीज़ें कॉमन बताओ, 6th 7th 8th में बच्चे को इंडिया के बारे में पूरी डिटेल से बताओ। और 1 साल कम नहीं होता, 1 साल में आप उसको सिर्फ और सिर्फ पूरा कौन सा भारत पढ़ाओ? प्राचीन भारत, जिसमें अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पूरी डिटेल से बताओ। 1 साल बहुत है। ऐसे 7th में बच्चे को जो ये मेडिएवल इंडिया ना, मध्यकालीन, जिसमें 800 से लेकर 1800 तक ये पूरे भाजसा, गख, तस्लम, कौन आया, किसने क्या किया, ये समझाओ। 8th में आके बच्चा बड़ा हो जाता है, इसको मॉडर्न इंडिया, जिसमें 1857 की क्रांति और इस क्रांति का हम पे क्या प्रभाव हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे 90 साल भारत को आगे लूटा, 100 साल पहले 90 साल आगे, और इसके बाद भारत ने अपनी आज़ादी के लिए क्या कुछ किया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, तिलक, बोस, गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब पढ़ाने चाहिए। 8वीं तक जब बच्चा इतना सीख गया ना तो वो अपने देश को जान गया। इसके बाद उसकी समझ विकसित हो गई। अब 9वीं 10वीं में मिक्स पढ़ाओ। मिक्स का मतलब है अगर 10 चैप्टर डाल रहे हो तो 5 अपने के बीच के इंपॉर्टेंट चैप्टर दोबारा से डाल दो, जो थोड़ी सी भाषा टफ करके, और 5 चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दो, क्योंकि जिसको दुनिया की खबर नहीं है ना वो अपना भी डेवलपमेंट कर नहीं पाएगा। पर दिक्कत ये है कि अब क्या किया, ये पूरी तरह से हटा दी। अब पूरी तरह से बस अपना ही अपना सिखाएंगे तो उसका तो दिमाग खुलेगा ही नहीं। आज दुनिया आगे बढ़ने का टाइम है, पीछे भागने का नहीं। तो ये सब सिस्टम किसके हाथ में है? सीएम के हाथ में। ये टिक कर लो। तो कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है।
और चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय सीएम पर ही निर्भर है। तो ये जो किताबें हैं ना, इन पर भी कहीं ना कहीं कौन काम कर सकता है? सीएम। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश भी दे सकता है और निर्देश भी, ऐसा करो। बजट वित्त मंत्री पेश करता है, पर पेश करवाने का मेन काम कौन करता है? सीएम। किसकी परमिशन ली जाती है? राज्यपाल की। असली काम करता है सीएम और पीएम, पर दिखते हैं हमें वित्त मंत्री। नेक्स्ट पे देखो, राज्य में बहुमत दल का नेता, ये तो बनेगा ही। बहुमत दल का नेता होने के कारण उसका दलीय ढांचे पर नियंत्रण होता है और ये स्थिति उसके प्रभाव और शक्ति में अधिक वृद्धि करती है। दलीय ढांचा मतलब है वो कैबिनेट, स्टेट और उप। लिख लो, यहाँ पर लिखा ना दलीय ढांचा, यहाँ लिख लो कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी, ये है दलीय ढांचा। इस पे किसका नियंत्रण है? सीएम का, क्योंकि फेरबदल वही करेगा। अब आ जाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको इंग्लिश में बड़ा बड़ा लिख लो, COM शॉर्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री परिषद। अगर मंत्रिमंडल हो तो क्या इंग्लिश इस्तेमाल करें? कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब है पीएम प्लस मेन मंत्री। चलो पहला पॉइंट देखो, आर्टिकल 163 कहता है राज्यपाल को, अंडरलाइन करो इसको, राज्यपाल को अपने कामों का, अपने कृत्यों का प्रयोग करने, अपनी पावर का इस्तेमाल करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान सीएम होगा। ये सलाह सीएम देगा या मंत्री परिषद सलाह देगी? हाँ, सलाह सीएम नहीं देगा, सीएम तो जानकारी देगा। मंत्री परिषद सलाह इसलिए दे सकती है क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग मिलके किसको सलाह दे सकते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल सीएम से सलाह नहीं लेता, सीएम से क्या मांगता है? जानकारी। अगला पॉइंट देखो, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। इसका चयन कौन करता है? सीएम का। जनता क्या बनाती है? MLA। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उसी का नेता सीएम बनता है। तो ये टिक कर लो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट देखना, पद ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने 2 शपथ लेनी होती है, जो मैंने आपको बता दी। पहली टिक कर लो, पद की, और दूसरी गोपनीयता। क्या सारी बातें बताई जा सकती हैं मीडिया को? नहीं, बहुत सारी बातें गोपनीय रखी जाती हैं, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पढ़ना, आर्टिकल 164 कहता है मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति, टिक करो, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका मतलब एक की गलती, हाँ, जो फैसला सीएम ने ले लिया, क्या मंत्री परिषद बाहर जाके कह सकती है हमारा सीएम गलत कर रहा है? नहीं, मंत्री पद से त्यागपत्र तभी के तभी लिखना पड़ेगा। जो सीएम ने कह दिया चाहे वो गलत है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया, अगर सीएम ने कुछ गलत बना भी दी ना नीति, और मान लो किसी स्टेज पे सीएम खुद नहीं गया, इसकी तरफ से कोई इसके बिहाफ पे आदमी गया और उसको पता है कि मेरे सीएम ने गलत किया है, लेकिन उसको जाके बस यही पता है कि मुझे बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, मुझे किसी की सुननी नहीं है। और वो क्या बोलता रहेगा? हमारे सीएम साहब ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक बनाई नीति, बिल्कुल ठीक, ये बोलता रहेगा। ये सुनेगा नहीं सामने वाला क्या पूछ रहा है और वो क्या कह रहा है, किसी की बात से उसे कोई मतलब नहीं। इसे कहते हैं कि भैया गलती को भी तुम्हें हाँ में शामिल करना है। ये कैसा उत्तरदायित्व है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर कोई आदमी कहे कि सर मैं आपकी पॉलिसी से, मेरा हिसाब किताब मुझे ठीक नहीं लगता, तुरंत के तुरंत त्यागपत्र दे दे और चला जा, क्योंकि यहाँ सबका दायित्व है हाँ में हाँ मिलाना। चलो ये पढ़ो आगे, सामूहिक रूप से। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्री विधानसभा में बहुमत, ये टिक कर लो, जब तक बहुमत रहेगा तब तक सरकार चलेगी, प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अल्पमत की सरकार चल पाएगी क्या? नहीं। मंत्रियों की योग्यताओं पे आ जाओ, क्या योग्यता है तुम्हारे यहाँ मंत्रियों की? जो नेचर पूरी कर देता है। कितनी एज चाहिए? अगर सीएम बनना है तो 25 भी चल जाएगी और 30 भी, कम से कम 25 तो चाहिए अगर एमएलए है तो। देखो योग्यताओं में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों, यानी या तो एमएलए हो या एमएलसी। यदि कोई व्यक्ति मंत्री परिषद में नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है
तो उसे नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर मंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। त्यागने की जरूरत नहीं आती, कौन सा रास्ता खुला रहता है? बैकडोर एंट्री का, हर टाइम तैयार है वो। राज्यों की मंत्री परिषद में 3 मंत्रियों की श्रेणियां टिक कर लो। कैबिनेट मंत्री पहले, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। किसी न किसी विभाग की अध्यक्षता मिलती है। कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। तो फैसले किसके चलते हैं? कैबिनेट। कैबिनेट मतलब कौन कौन? पीएम या सीएम प्लस जो सबसे ऊपर के मंत्री हैं। अगला टिक करो, राज्य मंत्री। इसमें कैसे कैसे चांस होते हैं? 50% बन सकता है, 50% ना बने। इस श्रेणी के कुछ मंत्रियों को, टिक कर लो, ये कुछ मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अगर स्वतंत्र प्रभार है तो मर्जी मंत्री की चलेगी या कैबिनेट भी होगा? अगर किसी राज्य मंत्री को, एक एग्जाम्पल देखो, राज्य मंत्री बनाया, एक को बना दिया कपड़ा। कपड़ा मंत्री सेंट्रल बनाना जरूरी है या स्टेट चल जाएगा? कौन सी बड़ी आबादी है हमारी? दूसरी बड़ी। कपड़े का काम छोटा या बहुत बड़ा है? इतने लोगों को कपड़े बनाना, इतने लोगों का तन ढकना छोटा काम नहीं है। और कपड़े भी तरह तरह के, कहीं कोई सिल्क के ऊपर काम चल रहा है, कहीं कॉटन के ऊपर काम चल रहा है। देखा होगा ना आप लोगों ने, कितना बड़ा काम है कपड़े का। तो कपड़ा मंत्रालय, पहली बात तो ये कि कैबिनेट बनेगा ही बनेगा 100%। अब एक कैबिनेट है का आदमी है कपड़ा मंत्री, इसका मतलब नीतियां ये बनाएगा। लेकिन क्योंकि कपड़े का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह के कपड़ों का काम है, साउथ में अलग है, जैसे बनारस की तरफ बनारसी सिल्क है, साउथ में कुछ और है, वहाँ मोगा सिल्क है, इस तरफ की बेल्ट में कॉटन है। तो इस तरह के लोगों को लगता है यार काम करने में हमें ना 1-2 आदमी और चाहिए। तो अपने असिस्टेंस के लिए, अपनी सहायता के लिए पीएम को कहेंगे सर एक राज्य मंत्री भी कपड़ा मंत्री बना दीजिए। लेकिन वो कपड़ा मंत्री इसकी मदद के लिए बनेगा। ये एक डिपार्टमेंट का मुखिया कैबिनेट है, उसका सहयोगी है। मान लीजिए राज्य मंत्री किसी को बना दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब तो खैर खेल बड़ा डिपार्टमेंट है, कोई छोटे एग्जाम्पल में बहुत छोटी कोई चीज़ हो जो इम्पोर्टेंट हो, कुछ भी, जैसे सिंचाई का भी बड़ा मंत्री चाहिए, कृषि का भी, कोयला भी बड़ा चाहिए, सारे बड़े चाहिए। फिर भी कुछ छुटपुट सा इस तरह का मंत्रालय निकल आए जिसको कि बड़ा मंत्री ना बनाया जाए। अब तो खेल बड़ा हो गया जब से ये आपके स्पोर्ट्स में लोग आगे बढ़ गए, नहीं तो पहले खेल हमारे लिए फालतू टाइप का टॉपिक था। तो मंत्रालय कोई भी इस तरह का जिसका कैबिनेट मंत्री ना हो और सिर्फ उस मंत्रालय में राज्य मंत्री हो, इसे क्या बनाया जा सकता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब तेरी चलेगी, तेरे ऊपर कोई मुखिया नहीं है। क्या कपड़ा मंत्री की चलेगी या कैबिनेट कपड़ा मंत्री की चलेगी? हाँ, जब भी देखना अखबारों में ना, जब मंत्रियों के चेहरे छपते हैं उनके नीचे लिखा होता है, और जो स्वतंत्र प्रभार होता है ना वो तो बड़ा बड़ा लिखवाता है। जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है उसका नाम और पीछे स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब इसकी ही चलती है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, ये नीतियों का निर्माता है ये राज्य मंत्री, लेकिन कौन सा प्रभार लेके बैठा है? स्वतंत्र। ये वाला मंत्री किसकी मदद करेगा? हाँ, तो सबसे ऊपर कैबिनेट हो गए, उसके नीचे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री, और फिर उसके नीचे आते हैं उप। उप को कभी स्वतंत्र प्रभार नहीं मिल सकता। ये टिक कर लो जल्दी से। तो मंत्री, ये राज्य मंत्री पे आ गए। कुछ मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इस श्रेणी के जो अन्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र नहीं बनाया, वो कैबिनेट मंत्रियों के कार्य में हाथ बटाते हैं। यहाँ लिख लो असिस्टेंस या हेल्पर, ये असिस्ट करते हैं। जैसे कपड़ा मंत्री के हमेशा 2 बनेंगे, काम बड़ा है उनका। राज्य मंत्री हो गया। उप मंत्री पे आ जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगे, इनको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इस श्रेणी के मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक, डबल टिक कर लो, ये सिर्फ सहायता करते हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट का मतलब कौन कौन है? सीएम प्लस कैबिनेट। और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? COM। कैबिनेट कहें तो सीएम प्लस कैबिनेट, और अगर कहें कि मंत्री परिषद है तो सीएम, कैबिनेट, राज्य, राज्य के दोनों और उप मंत्री। क्या सचिव किसी में आते हैं? नहीं, किसी में नहीं आते।
सबसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग पीछे फेंक रखे हैं और खुद आके सज जाते हैं कि हम हैं मंत्री, हम स्वतंत्र प्रभार वाले, हम उप मंत्री। और जो इन सबके पीछे सबसे ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, इनकी हर डिबेट हर चीज में लिख के देते हैं कागज, उन सबको साइड में खड़ा रखते हैं, उनको अपने मंत्री परिषद का मेंबर नहीं मानते, ये अपने से नीचे रखते हैं। ये टिक कर लो। मंत्री परिषद, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से हो गया ये। अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक छोटी इकाई है, ये टिक करना, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है। परिषद एक बड़ी इकाई है। परिषद में कौन कौन आ गए? सारे। और मंत्रिमंडल में, मेन में, कैबिनेट में 2। अगला पॉइंट पढ़ो। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों मंत्री लिमिट के बना दिए? क्योंकि इन मंत्रियों की सारी सुविधाओं में पैसा किसका लगता था? आम जनता का। मंत्री और एमएलए की सुविधाएं सेम होती हैं, अलग अलग। इनकी सिक्योरिटी नहीं देखा? मंत्री आता है ना, कैबिनेट मंत्री, आगे पीछे कितनी गाड़ियां, सिक्योरिटी मैन और गन मैन, इनको बहुत सारी तरह की चीजें मिलती हैं। लेकिन एमएलए आता तो ज्यादा चीजें नहीं मिलती। एमएलए बनना छोटी बात है, मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, खर्चे भी ज्यादा हैं इनके। ये टिक कर लो। 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या कितनी कर दी? 12, कि 12 तो बना ही लो। अगले पेज पर लास्ट 2 ऊपर के पॉइंट कर लो, बाकी फिर बाद में पढ़ेंगे। मंत्री परिषद का कार्यकाल बताओ, कितना कार्यकाल है इनका? लेकिन जब तक विश्वास रहेगा तब तक 5 साल। जिस दिन अविश्वास आ गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 साल में हट गए थे। ये टिक करो। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। ये साल में भी हटते हैं, ये 13 दिन में भी हट जाते हैं। पीएम याद है तुम्हें? अटल बिहारी जी 13 दिन में हट गए थे। तो ये टिक कर लो। सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। संसदीय शासन पद्धति की परंपरा के अनुसार परिषद अपने कामों और नीतियों के लिए, ये टिक करो, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक की गलती, एक मंत्री के ऊपर अगर ब्लेम लग गया और प्रूव हो गया ना, तो सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलो, शक्ति और कार्य बाद में पढ़ लेंगे।